ये जिसको कहते हैं स्थलाकृति। तो पृथ्वी की जो स्थलाकृति है ये कैसे डेवलप हुए, क्या क्या चीजें हैं जो फ्यूचर में क्या होता है चेंज होते रहते हैं, तो वो सब चीज का अध्ययन जो होता है हम लोग ज्योग्राफी या भूगोल विषय के रूप में करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए तो ये चीज हो गया जिसका अर्थ है क्या है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, उसमें ज्योग्राफी जो शब्द है ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि ज्योग्राफी शब्द जो है भूगोल शब्द को सर्वप्रथम अगर किसी ने शब्द को किसी ने गढ़ा तो वो थे इरेटोस्थेनेज, ये ग्रीक भूगोलवेता है। हाँ, एक और चीज समझ लीजिए, जैसे हर चीज का जो एक्सपर्ट होता है, हर विषय का एक विद्वान होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैथ का कोई विद्वान है तो इसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिशियन बोलते हैं ना। वैसे ही अगर केमिस्ट्री का विद्वान है तो उसे केमिस्ट बोलते हैं, जो फिजिक्स का विद्वान है तो उसे फिजिसिस्ट बोलते हैं। वैसे ही अगर जो भूगोल के विद्वान होते हैं, जो स्कॉलर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोग्राफर। क्या बोलते हैं, जियोग्राफर, याद रखिएगा, इसको जियोग्राफर कहते हैं। तो इरेटोस्थेनीज है ये सबसे मतलब कि सबसे पहले, और इनको हम कहा जाए कि ये जियोग्राफर थे। ठीक है, ग्रीक के थे, और जो ज्योग्राफी शब्द है सबसे पहले इन्होंने इस्तेमाल किया था, इरेटोस्थेनीज। ठीक है, जियोग्राफर को अगर हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका हम भूगोलवेता भी कह सकते हैं, भूगोलवेता। तो जो ज्योग्राफी के एक्सपर्ट होंगे उसको ज्योग्राफर कहेंगे, और उसी में से एक जो शुरुआती नाम आता है इरेटोस्थेनीज का नाम आता है। तो ज्योग्राफी शब्द का और किसी ने सबसे पहले प्रयोग किया इस शब्द का तो वो थे इरेटोस्थेनीज। उसके बाद एक हिकेटियस आता है, हिकेटियस, ये जो नाम देखिए यहाँ पे हिकेटियस, ये नाम आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हिकेटियस। ये इनका जो बुक है जिसका क्या कहता है, जस पीरियोडस इनका एक बुक था, और उस अपने किताब में इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी के जो भौगोलिक जो तत्व होते हैं, जैसे मिट्टी हो गया, जल हो गया, जलवायु हो गया, उसको सबसे पहले अपने किताब में उन्होंने क्रमबद्ध रूप से एक सीक्वेंस में लिखे थे। और वहीं से ज्योग्राफी का क्या होता है, एक तरह से ज्योग्राफी एक विषय के रूप में क्या होता है, शुरुआत होता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी, तो इसलिए हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। तो अगर आप लोग बोल दीजिए क्या नाम है इसका, हिकेटियस। क्या है, हिकेटियस। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाएगा, भूगोल का जनक कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन जो एक यहां पे वर्ड पर ध्यान दीजिए, आधुनिक भूगोल, लेकिन कहा जाए आधुनिक भूगोल का पिता कौन है, तो यह है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो कहा कि यहां पर देखिए आधुनिक भूगोल का कोई पिता पूछे तो थे हम्बोल्ट। लेकिन ऐसे पूछा जाए कि भूगोल क्यों, अच्छा इनको क्यों कहा जाता है, इनको इसलिए कहा जाता है कि एक सब्जेक्ट के रूप में, पहले लोग साइंस के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे कि ये साइंस का एक भाग है, लेकिन ज्योग्राफी एक अलग सब्जेक्ट के रूप में किसी ने शुरुआत किया तो कौन थे, हम्बोल्ट थे। इसलिए हम्बोल्ट को क्या कहा जाता है, आधुनिक भूगोल के पिता कहा जाता है। ठीक है, जो ग्लोब हम लोग देख रहे हैं, पृथ्वी की जो एक तरह से कहा जाए कि जीरोक्स कॉपी है ग्लोब जो होता है, तो ग्लोब का निर्माण किसने किया था, मार्टिन बेहम ने किया था, तो ये जो इतना जो बात यहाँ पर लिखा गया है, ये इंट्रो है ज्योग्राफी के बारे में, आपके भूगोल के बारे में। तो 2-3 नाम यहाँ से याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इरेटोस्थेनीज भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, हिकेटियस भूगोल का जनक कहा जाता है, फिर आपका है हम्बोल्ट है, ये आधुनिक भूगोल के पिता इनको माना जाता है, और जो ग्लोब का निर्माण किसने किया था, तो मार्टिन बेहम ने किया था। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं ब्रह्मांड, जिसके विषय में यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये क्या होता है, यूनिवर्स में 2 ही चीज है, जितना चीज हमको दिखाई दे रहा है, और उसको अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो 2 ही चीज है। एक है द्रव यानी पदार्थ, मैटर, जिससे हम लोग टच कर सकते हैं। पदार्थ क्या होता है, जिसमें द्रव्यमान हो कुछ, ठीक है, स्थान घेरता हो, ठीक है, उस जिसको हम छू सकते हैं, तो द्रव्य है। और ऊर्जा, एनर्जी, ये यही 2 चीज है, पदार्थ, द्रव्य और ऊर्जा का जो समुच्चय है उसी को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है आपको, रात में जब हम लोग देखते हैं आसमान में तो ये सब चीजें दिखाई देता है ऐसे, तो ये चीजें हैं, ये छोटा सा दिखाई दे रहा है जो ब्लिंक हो रहा है, ये स्टार्स होते हैं। ठीक है, या आपका कह सकते हैं कि कोई ग्रह हो रहा होता है, प्लैनेट होता है, तो ये सब के बीच में बहुत जगह होता है। जैसे पृथ्वी है और चंद्रमा है,
इसके बीच में बहुत चीज है, खाली जगह है, तो उस सब चीजों में एनर्जी होगा, ऊर्जा होगा, कोई रे होगी, कॉस्मिक रे होगा, जो भी रे होगा वो ऊर्जा के रूप में आएगा, अपदार्थ होगा। अगर चंद्रमा को देखा जाए तो चंद्रमा एक क्या है, पदार्थ है, एक पदार्थ के रूप में है, पृथ्वी एक पदार्थ के रूप में है। तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड करते हैं। तो अगर पूछे ब्रह्मांड क्या है, तो इससे सिंपल बात नहीं हो सकता है कि द्रव्य और ऊर्जा के जो समुच्चय होता है वो क्या होता है, आपका ब्रह्मांड होता है। ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा गया है, एक दृश्य ब्रह्मांड और एक है अदृश्य ब्रह्मांड। दृश्य ब्रह्मांड और अदृश्य ब्रह्मांड। दृश्य ब्रह्मांड उसको कहते हैं जहां तक आज तक मानव किसी भी तरीका से उसको देख पाया है या उसके बारे में कुछ जानकारी रखा है। तो जिसके बारे में मानव के पास जानकारी है या देख पाया है, उसके बारे में कोई संवेदन उसके पास है, तो उस चीज, उस भाग को, ब्रह्मांड के उस भाग को क्या कहते हैं, आपको दृश्य ब्रह्मांड। जहां तक हमारे पहुंच गई है, चाहे जिस तरीके से गई है, तो उस भाग को हम लोग कहते हैं दृश्य ब्रह्मांड। लेकिन वो ब्रह्मांड का वो हिस्सा जहां तक अभी तक हमको उसके बारे में पता ही नहीं है, ना हम कोई रे भेज पाए हैं, ना कोई सिग्नल भेज पाए हैं, ना उसके बारे में कुछ हमको जानकारी तक है, ना हम टेलीस्कोप से किसी चीज से हम अभी तक देखे नहीं है, तो ब्रह्मांड के उस हिस्से को क्या कहते हैं, अदृश्य ब्रह्मांड। ठीक है, तो जहां तक अभी तक नजर नहीं पहुंची है वैज्ञानिकों को, उसको ये बात कहते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको याद रखिएगा, कार्बन लाइन, कार्बन रेखा। अब ब्रह्मांड और स्पेस दो वर्ड आप सुनते हैं, एक ब्रह्मांड हो गया, यूनिवर्स हो गया, एक अंतरिक्ष आप सुनते हैं। दोनों में कुछ अंतर है। अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि दोनों तो एक ही बात है भाई, अंतरिक्ष, स्पेस और ब्रह्मांड, नहीं, थोड़ा सा अंतर है। और वो अंतर यहाँ पर आपको कार्बन रेखा से डिसाइड होता है। यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर जो फिगर है उसमें ध्यान दीजिए, ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी हर जगह तो एक समान नहीं है, कहीं उठा हुआ है, कहीं धंसा हुआ है। तो इसलिए हम जो भी पृथ्वी से ऊंचाई मापते हैं वो समुद्र के सतह से मापते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं समुद्र तल। क्या कहते हैं, समुद्र तल, सी लेवल। तो पृथ्वी से कोई भी ऊंचाई मापी जाती है, जैसे हम लोग कहते हैं कि सबसे ऊंचा पहाड़ पर्वत कौन सा है, एवरेस्ट है, कहते हैं ना, तो उसकी ऊंचाई कहां से मापी गई, समुद्र के जो सतह होती है वहां से। तो समुद्र के सतह से ही पृथ्वी पर सारी ऊंचाई मापी जाती है, क्योंकि सतह ही क्या होता है, फिक्स होता है। मान लीजिए कि कोई जमीन से अगर मापा जाए, तो जमीन आज है, कल धंस गया नीचे, 20 फीट नीचे चला गया, तो फिर जो हम मापते थे वो तो गड़बड़ हो जाएगा, या कहीं पहाड़े बन गया, उठ गया, ऊपर उठ गया, तो वहां से भी हमारा दिक्कत होता है। तो इसलिए जो भी ऊंचाई मापी जाती है वो कहां से मापी जाती है, समुद्र तल से, सी लेवल से ऊंचाई जो भी मापी जाती है। तो वही कहा जाता है, सी लेवल जो होता है एकदम परफेक्ट होता है। और सी लेवल से अगर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे हम जाएं, 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाते हैं, और उसके बाद एक रेखा हम वहां से क्या करते हैं, गुजारते हैं, तो उस 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो सीमा होता है उसे हम लोग कार्बन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन रेखा। तो परीक्षा में आपसे सवाल सिंपल ये पूछेगा कि कार्बन रेखा कितने किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है, 100 किलोमीटर पे। ठीक है, अब देखिए, इस कार्बन रेखा के एक नीचे का भाग हो गया और एक ऊपर का भाग हो गया। तो कार्बन रेखा के ऊपर जो भी चीज आता है उसको हम लोग स्पेस कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। और तो इसको हम अंतरिक्ष कहते हैं। तो बताइए, पृथ्वी अंतरिक्ष में है? ऐसे सोचेगा तो लगेगा हाँ अंतरिक्ष में ही है, लेकिन पृथ्वी को अंतरिक्ष का भाग नहीं माना था, क्योंकि अंतरिक्ष का हमका डिफिनेशन ही अलग है कि पृथ्वी से 100 किलोमीटर के ऊपर जो भी चीज बची है वो सब हमारा स्पेस होता है। तो हम जो भी सैटेलाइट, रॉकेट वॉकेट भेजते हैं वो सब स्पेस में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, स्पेस में भेजते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब बताइए, दोनों में अंतर है। हम कहेंगे पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का हिस्सा है। पृथ्वी किसका हिस्सा है, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का हिस्सा है, लेकिन स्पेस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये स्पेस जो हम नाम जो यूज किए हैं स्पेस, ये पृथ्वी से ही ऊपर के मापा जाता है। ठीक है, तो स्पेस समझ में आ गया। स्पेस कहाँ माना जाता है, कार्बन रेखा के ऊपर के भाग को। कार्बन रेखा के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। और कार्बन रेखा कितना होता है, कितने किलोमीटर ऊंचाई पे होता है, 100। तो ये लिख लीजिए आप लोग, कार्बन रेखा लिख लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, कार्बन रेखा केवल नोट कीजिए, कार्बन रेखा। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल उसको लिखिए, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पीडीएफ डाल दिया जाएगा ग्रुप में। है? हाँ हाँ, वो है, आराम से। स्पेस है यूनिवर्स का हिस्सा।
ये जो है, जो भी यहाँ पर जो बोल रहा है पॉइंट कर लीजिए, इसको अपने भाषा में शॉर्ट में जितना जल्दी हो सके नोट कर लीजिए। बाकी पीडीएफ खुद दे दिया जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। ये आपका एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये शॉर्ट नोट्स आपका तैयार होने के लिए मैं नोट करवा रहा हूँ, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए आगे देखते हैं। हेडिंग है, अब जो अगला टॉपिक हमारा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो जब हम, क्या होता है, जो वैज्ञानिक जो होते हैं, लोग होते हैं, वो अक्सर सोचते रहते हैं ये सब कैसे बना है, धरती, चांद, सूर्य, ये सब कैसे बने हैं, जितने ग्रह है, 8 ग्रह है, वो सब कैसे बना है। ठीक है, तो दिमाग में अक्सर ये सब यूज होता है। तो ये सब इंसानों के दिमाग में बहुत आज से 2-3-2000 साल पहले भी चला गया था कि कैसे हुआ, लेकिन जवाब बहुत बाद में मिला था। तो वैज्ञानिक इसमें हमेशा दिमाग लगाते रहते थे कि ये, मतलब सोचते रहते थे कि कैसे बना है। और देखो, ऐसा जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं कि ऐसे बना होगा, वैसे बना होगा, लेकिन जब साइंटिस्ट इस सब के बारे में बात करते हैं तो प्रूफ देना पड़ता है। जब वैज्ञानिक जब इस सब चीज के बारे में बात करते हैं तो प्रूफ देते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ सिद्धांत वैज्ञानिकों ने दिया कि ब्रह्मांड कैसे बना। तो उसमें से, उसी सिद्धांतों में से एक जो इंपॉर्टेंट है, ये है स्थिर अवस्था का सिद्धांत। स्थिर अवस्था का सिद्धांत, ठीक है। तो यहां पर आपको 2 चीज याद रखना है कि ये सिद्धांत है, इसको किसने दिया, ठीक है। तो किसने दिया, हॉयल ने दिया। हॉयल नामक वैज्ञानिक ने दिया आपको। ये क्या कहता है कि ब्रह्मांड जो है ये कुछ बना होना नहीं है, ये हमेशा से ऐसा ही है, ये उत्पन्न नहीं हुआ। उत्पन्न मतलब शुरुआत कहीं से हुआ होगा, कोई चीज जन्म लेता है तो शुरुआत कहीं से होता है ना। तो ये बोलता नहीं, ऐसा जन्म नहीं लिया है, यूनिवर्स का जन्म नहीं हुआ, उत्पत्ति नहीं हुआ है, ये हमेशा एक जैसा ही रहा है, हमेशा से, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हमेशा से ऐसा ही है और आगे भी हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत में चूंकि ये दिए थे तो उस समय अभी इनको बहुत चीजों की जानकारी नहीं होगी, तो इन्होंने ऐसा बोला। लेकिन बाद में जब वैज्ञानिक आए तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमेशा से ऐसा, ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा नहीं रहा है, ये कहीं ना कहीं से इसकी यात्रा की शुरुआत हुई है और ये भी यात्रा में ही है। और तो उसी में जो सबसे आधुनिक जो सिद्धांत है, देखिए और भी सिद्धांत है इसका, लेकिन हम केवल उसी को उठा रहे हैं जो परीक्षा में पूछेगा। फिर उस तरह ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो फिर हमको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तो उसमें डिटेल में हम लोग जाएंगे। हम लोग एग्जाम के लिए हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आता है बिग बैंग थ्योरी। अभी तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में यही नियम सबसे ज्यादा मान्य है। आगे चल कर 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद कोई और वैज्ञानिक आएगा और इस सिद्धांत को काट सकता है। जैसे जब इन्होंने दिया होगा तो इनको भी लगता होगा हम सबसे अच्छा दे दिए हैं, ठीक है। लेकिन बिग बैंग में आकर फिर ये खत्म हो गया। तो समय के साथ जो थ्योरी होती है, जब मनुष्यों का ज्ञान बढ़ता है तो उस चीज को फिर से चेंज होता रहता है। तो आप लोग हमेशा देखते होंगे किसी भी सब्जेक्ट में, किसी ने आकर एक नियम दिया, फिर किसी ने आकर उस नियम को खारिज कर दिया, फिर तीसरे ने आकर उस नियम को खारिज कर दिया। तो ये जैसे जैसे इंसानों का दिमाग बढ़ता है या सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, तो ये सब सिद्धांत कटते रहते हैं। तो फिलहाल अभी जो है सबसे मान्य सिद्धांत कौन है, बिग बैंग थ्योरी है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले इसको दिया किसने था, तो जॉर्ज लेमेंथियर। जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंथियर। ये पूछा हुआ एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया था। 4 ऑप्शन में नाम दे देगा, एक इनका और एक 2 और लप्लास वगैरह नाम दे देगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो नाम याद रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंथियर। बेल्जियम के निवासी थे, 1927 में दिए हैं, ठीक है। देख रहा हूं ना, अगर 3 इसमें जोड़ दो 30 हो जाएगा, 70 3 और फिर इधर 25 साल जोड़ लो, तो बहुत मतलब लास्ट में दिया गया, बहुत बाद में दिया गया। तो ये क्या कहता है, ये सिद्धांत क्या कहता है कि आज से 3.7 अरब वर्ष पूर्व, आज से 13.7 अरब वर्ष पहले, हम जितना बताए शुरुआत में, ब्रह्मांड किससे बना है, द्रव्य और ऊर्जा से, ठीक है। ब्रह्मांड जिस चीज से बना है वो सारा का सारा एक बिंदु पर क्या होता, समाहित था, एक बिंदु में था। ये कौन बता रहे हैं, जॉर्ज लेमेंथियर बता रहे हैं। ये सब जाके एक बिंदु में समाहित था, सब एक बिंदु में बंधा हुआ था। और अचानक इसमें क्या होता है, जो चूंकि गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण, जब सब एक पदार्थ है तो पदार्थ में कोई पदार्थ जिसमें द्रव्यमान है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण होगा ही, ठीक है। और ये जब ये सब आपस में क्या होता है, एक बिंदु पर था, तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा हाई था। गुरुत्वाकर्षण हाई था, प्रेशर ज्यादा था, और प्रेशर ज्यादा होने से टेम्परेचर भी ज्यादा हो गया। जब प्रेशर होगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और उसी सब वहीं से एक ऊर्जा निकलता है, और उस ऊर्जा से इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। और उसी के विस्फोट होते ही क्या होता है, ब्रह्मांड का उत्पत्ति होता है। तो यही बात कर रहा है कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड के सभी पदार्थ एक अत्यंत सूक्ष्म
ठीक है। अति सघन, बहुत उसका घनत्व बहुत उच्च था, अति उच्च तापमान पर एक बिंदु में समाहित था, और इसी बिंदु में जब विस्फोट होता है, बहुत भीषण विस्फोट होता है, तो किसकी उत्पत्ति होती है? ब्रह्मांड की। ये बात कौन बोल रहे हैं? जॉर्ज लेमेंथियर। और इन्होंने ये सिद्धांत दिया, और ये सिद्धांत अब तक का सबसे अच्छा सिद्धांत माना जाता है, सबसे मान्य सिद्धांत माना जाता है। आगे चलकर ये भी कट सकता है, हम इसकी गारंटी हम लोग नहीं ले सकते हैं, लेकिन अभी तक जितना हमारा ज्ञान है उसमें सबसे सही यही सिद्धांत लगता है। हाँ, यह भी यही है। अच्छा, ये चीज है, ये देकर हट गए, तो इसके बारे में प्रूफ पूछा गया कि क्या प्रूफ है, तो ये उस टाइम तो बोले कि नहीं ऐसा हमको लगता है, ये चीजें हैं, उन्होंने प्रूफ दिए होंगे। लेकिन जो दूसरे वैज्ञानिक आकर कोई प्रूफ देते हैं कि ना इनका बात सही है, तो चीज को और मान्यता मिल जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, बिग बैंग सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड की संकल्पना भी कहा जाता है। तो बिग बैंग सिद्धांत है, ये कहता है कि ब्रह्मांड जो है, जब जैसे विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद सब चीज बनने लगा, सारा चीज बनने लगा, ये ब्रह्मांड क्या हो रहा? फैल रहा है, लगातार फैल रहा है, लगातार फैल रहा है। तो ब्रह्मांड क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो उस फैल रहा है, तो इसलिए इसको कहा गया विस्तारित। ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है, तो विस्तारित ब्रह्मांड की संकल्पना भी कहा जाता है। किसको? बिग बैंग थ्योरी को। अब एक वैज्ञानिक आते हैं फिर, एडविन हब्बल। एडविन हब्बल, ठीक है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। अब ज्योग्राफी के एनसीईआरटी जो किताब है उसको जब खोलिएगा तो उसमें दिखाया है, जैसे ये कहते हैं कि एक बैलून ले लीजिए, अब बैलून पे दो जगह इस तरह कुछ बना दीजिए, ठीक है, और जैसे उसमें हवा भरिएगा, जैसे बैलून में हवा भरेंगे तो ये सब एक दूसरे से वो चिन्ह क्या होगा? दूर होते जाएगा। सतह पर इमेजिन कर पा रहे हैं ना, वो दूर होता चला जाएगा। तो जिस तरह से फिगर दूर हो रहा है, वैसे ही बता रहे हैं कि ब्रह्मांड में जो गैलेक्सी आकाश गंगाएं हैं, ये सब आपस में क्या हो रहा है? दूर होते जा रहे हैं। इस घटना को, इस थ्योरी को सबसे अधिक अगर किसी चीज से अगर इनको ये मिला है, क्या कह सकते हैं, मजबूती मिला है, तो वो है रेड शिफ्ट। क्या है? रेड शिफ्ट। तो अगर इसका इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, ये आपका बीबीआई है, रेड शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट की घटना ब्रह्मांड में देखा गया है। अब ये होता क्या है रेड शिफ्ट? तो रेड शिफ्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी लाइट जो है अगर हमारे पास आता है, तो उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो छोटा होता है, ठीक है। और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है, तो हम जानते हैं कि लाइट में छोटा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। ब्लू लाइट होता है, उसका वेवलेंथ जो होता है, साइंस आप लोग पढ़े हैं, 10वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, प्रकाश चैप्टर पढ़े होंगे, इंद्रधनुष जो भी पढ़े होंगे वहां पे, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि बैंगनी रंग का जो लाइट होता है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? उसका जो कम छोटा होता है। लेकिन लाल रंग जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है। तो रेड शिफ्ट से ये कहा गया, रेड शिफ्ट सिद्धांत में ये बताया गया कि जब लाइट जो है, जो ब्रह्मांड है, वो रेड लाइन की तरफ जा रहा है, रेड लाइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे लाइट मतलब रेड लाइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो लाइट है हमसे दूर जा रही है, लाइट जो है हमसे दूर जा रही है, और जब दूर जाती है तो उसका वेवलेंथ बढ़ जाता है। अब वेवलेंथ बढ़ेगा तो वो लाल रंग की तरफ शिफ्ट होगा, तो इसको कहा गया है रेड शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट भी हमको बताता है कि ब्रह्मांड लगातार एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है, लगातार क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो ये भी हमारा इस बात की पुष्टि करता है, इनके बात को, कि हाँ ब्रह्मांड क्या हो रहा है? लगातार फैल रहा है। तो बातें समझ में आई इतना? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के दो सिद्धांत अभी हम लोग देख रहे हैं। एक स्थिर अवस्था संकल्पना, इसको हॉयल ने दिया था, ये बोला कि नहीं ब्रह्मांड उत्पत्ति नहीं हुआ है, हमेशा से ऐसा ही है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। दूसरा बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंथियर देते हैं, और जॉर्ज लेमेंथियर क्या कहते हैं कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व सारा चीज एक जगह पर था, फिर उसमें घनत्व अधिक था, गुरुत्वाकर्षण अधिक था, फिर उसमें तापमान बढ़ा, तापमान से एनर्जी बहुत हाई हुआ, विस्फोट हो गया। अब विस्फोट होने के बाद से पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, और उस अस्तित्व से क्या हुआ? अभी भी ये चीजें बन ही रहा है, फैल ही रहा है, ब्रह्मांड अभी फैल ही रहा है। बिग बैंग जो विस्फोट हुआ था उसके बाद ब्रह्मांड अभी भी क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है। अब इस चीज को हबल ने अपने टेलीस्कोप से भी बताया इसको, ये क्या कि नहीं ब्रह्मांड फैल रहा है, इन्होंने पुष्टि किया। फिर रेड शिफ्ट की जो घटना है ये भी इस बात की मतलब संकेत देता है कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है? फैल रहा है, ठीक है। उसके बाद से एक और सिद्धांत है दोलनमान सिद्धांत। ये दोनों के बाद से, ये दो सिद्धांतों के बाद से एक तीसरा सिद्धांत है दोलनमान सिद्धांत। इसको किसने दिया था? डॉक्टर एलन संडेज। किसने दिया था? डॉक्टर एलन संडेज।
ये बोल रहे हैं कि ये ठीक है, ब्रह्मांड फैल रहा है, फैल रहा है, फैलते फैलते फैलेगा और फिर आकर फिर एक जगह पे फिर ये क्या होगा, सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा फिर विस्फोट होगा, फिर फैलेगा। तो ये हमेशा ऐसा होता रहता है। एक मतलब अरबों खरबों साल के बाद ये अभी फैल रहा है, फिर एक जगह पे आएगा, सिकुड़ेगा, फिर विस्फोट होगा, फिर फैलेगा। तो ये कह रहे हैं कि ये बदलता रहता है, इधर जाएगा फिर इधर आएगा, एक दोलन कर रहा है। एक क्या हो रहा है, झूला झूल रहे हैं ना, कि यहाँ से आते हैं फिर यहीं आते हैं, फिर एक जगह से जाते हैं फिर वहीं आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड जो होता है मतलब क्या हो रहा है, अभी फैल रहा है, फिर इसके बाद सिकुड़ेगा, और सिकुड़ने के बाद क्या होगा, फिर विस्फोट होगा, फिर फैलेगा। तो ये हमेशा ऐसा चलता रहता है। इसी सिद्धांत को क्या कहा गया, दोलनमान सिद्धांत। दोलन समझ में रहा है ना, कोई चीज एक ही चीज के आसपास घूमती रहती है, तो दोलन सिद्धांत। तो इसको किसने दिया था, डॉक्टर एलन सैंडविच ने। तो 3 सिद्धांत हम लोग पढ़े हैं, किसके उत्पत्ति के बारे में, ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में। बोलिए कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, डाउट है तो जल्दी जल्दी अपना नाम को लिखिए। इनका स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दिया, हॉयल ने दिया। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया, ठीक है। और एडविन हबल ने विस्तारित ब्रह्मांड की बात कही, और फिर दोलनमान सिद्धांत किसने दिया, डॉक्टर एलन सैंडविच ने दिया। तो जल्दी से हाँ, जो एनर्जी था, मतलब एनर्जी था वो जो उस समय विस्फोट के बाद उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो उसको देखने पर वो मतलब हमसे दूर जा रहा है, तो रेड लाइट की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि दूर जाता हुआ कोई पिंड हमसे जब दूर जाता है, डॉपलर सिद्धांत है, डॉपलर का सिद्धांत है, तो कहता है कि उसकी तरंगदैर्घ्य बढ़ती चली जाती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी तो लाल लाल दिखता चला जाएगा। हमारे पास आएगी कोई रोशनी तो क्या होता है, वो हमको ब्लू दिखाई देगी। ये चीज है। जैसे मान लीजिए कि एक गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, उसमें बहुत सारे तारे होंगे, तो उस गैलेक्सी से कुछ लाइट आता होगा, निकलता होगा, तो वो लाइट जो है हमको कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। तो रेड दिखाई देता है यानी कि वो चीज उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, वेवलेंथ ज्यादा उसका होगा, जो हमसे दूर जाएगा उसी का वेवलेंथ ज्यादा होगा। अगर वो उससे हमको लाइट जो आ रही है और हमको ब्लू दिखाई देती तो हम कहते को हमारे पास आ रही है, क्योंकि इस सिद्धांत को डॉपलर ने दिया था। तो डॉपलर ये कहता है कि जब मतलब कि कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट हमारे पास आ रही है तो हमें ब्लू की तरह ब्लू दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो वेवलेंथ कम हो रहा है तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है, और बड़े वेवलेंथ की लाइट क्या होती है, रेड होती है, वो रेड कलर की दिखाई देती है, बड़ा वेवलेंथ। तो जो गैलेक्सी से जो अलग अलग गैलेक्सी है उससे जो आने वाली लाइट है हमको रेड दिखाई दे रही है, ठीक है। वैज्ञानिक ये देखें कि रेड दिखाई दे रही है, इसलिए उनको ये लगा कि वो हमसे दूर जा रहा है, ठीक है, वो विस्तार हो रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो निहारिका जो है, अब कुछ जो वर्ड्स टर्मिनोलॉजी आएगा जो आपको जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पे निहारिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेबुला, क्या कहते हैं, नेबुला। एक वर्ड है आकाशगंगा, गैलेक्सी, ठीक है। तो नेबुला जो होता है वो हाइड्रोजन, हीलियम, H2, He और जो धूलकण है उसके धूलकण का जो गैस है और अन्य जो गैसी है, ये जरूर नहीं कि यही 2 गैस होगा, इसके अलावा भी बहुत सारी गैस होती है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में यही 2 गैस होती है, ठीक है। तो इनके गैसों से जो निर्मित बादल होते हैं उसी को निहारिका कहते हैं। हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकणों के जो गैसों के जो बादल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, निहारिका। तो निहारिका क्या है, नेबुला क्या है, तो ये हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकणों और गैसों के बादल होते हैं, ठीक है। जितने भी तारे हैं, जितने भी स्टार्स है, उसका उत्पत्ति कहां से होती है, नेबुला से होता है, निहारिका से होता है, ठीक है। जैसे धूलकण के बादल है, बहुत सारे इसमें धूलकण है, गैस है बहुत सारे, और जब ये गुरुत्वाकर्षण कण जब आपस में सिकुड़ते हैं तो वही सिकुड़ के क्या होते हैं, किसका निर्माण करते हैं, किसी स्टार का। क्योंकि जब पास आएंगे तो हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, ये आपस में जब पास आता है तो यहाँ पे एक अभिक्रिया होती है, इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं, नाभिकीय संलयन। तो जब 2 हाइड्रोजन के एटम आपस में काफी पास आके हाई प्रेशर में आपस में मिलते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन, और वो कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में। लेकिन ये कन्वर्ट तो होते हैं, लेकिन इस मामले में इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलता है, एनर्जी निकलता है, ठीक है। आप लोग नाम सुनेगा हाइड्रोजन बम, नाम सुना है हाइड्रोजन बम का,
तो कहते हैं ये परमाणु बम से भी खतरनाक है। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पे। ठीक है, तो उस वही वाला प्रक्रिया स्टार में होता है, नेबुला में होना शुरू होता है। नेबुला जब सिकुड़ता है तो यही प्रक्रिया शुरू हो जाता है। कौन? नाभिकीय संलयन। और उसी के संलयन होने से हमारे स्टार्स बनते हैं, स्टार बनते हैं। और स्टार्स, बहुत सारे स्टार जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? आकाशगंगा बनेगा। क्या बनेगा? आकाशगंगा। तो जितने तारे हैं, तारे और आकाशगंगाओं का निर्माण इसी से होता है। किससे होता है? नेबुला से। और नेबुला क्या है? ये धूलकण गैसों का बादल है। क्लियर? आकाशगंगा क्या है? असंख्य तारों का समूह होता है। आकाशगंगा कुछ नहीं, असंख्य तारों का समूह होता है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। कितने आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब। और एक आकाशगंगा में माना जाता है कि करीब करीब 100 तारे होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं। तो एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे। ठीक है, और वैसा आकाशगंगा ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब है। समझो कि हम लोग का पृथ्वी का क्या होगा? तो पृथ्वी तो सूर्य से बहुत छोटा है, उसके कंपेरिजन में बहुत छोटा है। कहा जाता है कि सूर्य में 109 पृथ्वी अट जाएगी, इतना सूर्य बड़ा है। और सूर्य कहा जाता है कि सूर्य एक मतलब मीडियम आकार का तारा है, बहुत बड़ा तारा नहीं है। समझो कि ब्रह्मांड में जो और तारे हैं वो कितने बड़े बड़े होंगे, हमारे कल्पना से भी बड़े हैं। और वो सब ब्रह्मांड में है, तो ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। तो आपको याद रखें निहारिका क्या होता है, ये आपको पूछ सकता है। पूछेगा तारों का निर्माण किससे होता है? निहारिका से होता है। धूलकण गैस के बादलों से होता है। ये नाम ना देकर ये सब कह दे कि इसके बादलों से होता है। ठीक है, तो तारों का जन्म किससे होता है? नेबुला से, निहारिका से। आकाशगंगा अगेन उसी से होगा। आकाशगंगा क्या होता है? गैलेक्सी क्या होता है? तारों का समूह होता है। ब्रह्मांड में लगभग इतने 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। सूर्य जो है अपने ग्रहों के साथ आकाशगंगा के एक संपूर्ण, कहाँ गया, सॉरी, हाँ, हमारे जो सौर मंडल है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें एक सूर्य है और 8 ग्रह है, तो ये जो है एक आकाशगंगा का भाग है। क्योंकि ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, तो हम लोग किस आकाशगंगा में हैं? तो हम लोग जिस आकाशगंगा में, उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी। क्या कहते हैं? मंदाकिनी। इसी को दुग्ध मेखला भी कहा जाता है, या इसे मिल्की वे भी कहा जाता है। इंग्लिश में मिल्की वे, हिंदी में दुग्ध मेखला कहा जाता है। तो हमारा जो सौर मंडल है किस आकाशगंगा का भाग है? मंदाकिनी का। किसका? मंदाकिनी का। अब ये जो है कहा था कि जब ये हमारा सौर मंडल है, हमारे जो मंदाकिनी उसका चक्कर लगाता है, उसका चक्कर लगाता है, अपने 8 ग्रहों को लेकर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये जो चक्कर, एक पूरा चक्कर करने में उसको जितना समय लगता है उसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, यूनिवर्स ईयर कहते हैं। तो एक चक्कर लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। कितना वर्ष में? हम लोग कई बार जन्म लेंगे, मरेंगे इतना में, समझ आ रहा है ना? 25 करोड़ साल लगता है उसको, हमारे सौर मंडल को एक चक्कर हमारे आकाशगंगा के लगाने में। ठीक है, एरियन नेबुला याद रखिएगा, ये टाइपिंग में थोड़ा सा गलती होगा। ओरियन नेबुला जो है ये हमारे आकाशगंगा का सबसे नजदीकी आकाशगंगा है, हमारा पड़ोसी है। ठीक है, जैसे भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वैसे ही हमारे आकाशगंगा का एक पड़ोसी आकाशगंगा है जिसका नाम क्या है? एरियन नेबुला। एरियन नेबुला। एक चीज आपको कुछ फिगर दिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्लास ऑफ करेंगे। देखिए, सॉरी एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे। जो एरियन नेबुला जो है, हमने आपको बताया आकाशगंगा नहीं है, ये हमारे आकाशगंगा का चमकीला भाग है। जो हमारा आकाशगंगा है वो फैला होता है, इसको करेक्ट कर लीजिए थोड़ा। जो हमारा आकाशगंगा है, मान लीजिए फैला हुआ है, तो उसका जो सबसे चमकीला भाग है उस भाग को क्या कहते हैं? एरियन नेबुला। एरियन नेबुला हमारा आकाशगंगा का ही सबसे चमकीला भाग है। ठीक है, और जो एंड्रोमेडा है वो हमारे पड़ोसी आकाशगंगा है, तो यहाँ पर लिखा है एंड्रोमेडा। तो ये जो है हमारे आकाशगंगा के पड़ोस में आकाशगंगा है। ठीक है, जो सबसे नजदीक आकाशगंगा है हमारे, वो है एंड्रोमेडा। और जो गैलेक्सी का जो आकाशगंगा होता है, उसका जो केंद्र होता है बहुत चमकीला होता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? बल्ज। बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा गया है, से लेकर हर एग्जाम में पूछा गया बल्ज क्या होता है, या आकाशगंगा के जो केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। अब देखिए, ये जो चीज दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम कहते हैं नेबुला, निहारिका। अभी पढ़े निहारिका, जिससे तारों का जन्म होता है। तो ये होता है आपका, देखिए बहुत सारे गैस है, धूलकण है, इसमें सब है, गैस है। ये जब सिकुड़ता है तो तारों का जन्म होता है। ठीक है, यहां दिखाया गया है आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा देखिए यहाँ पे
ठीक है। आकाशगंगा का आकार जो है किसी भी जो आकृति है वो किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे अनियमित आकार का हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ये है, इसको कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार। इसे कोई किसी भी स्थिति में नहीं है तो इसे कहते हैं अनियमित आकार। अनियमित, अनियमित आकार। और ये घूम रहा है ऐसे ऐसे तो इसे कहते हैं सर्पिल आकार। ऐसा सर्पिल आकार, सर्पिल स्पाइरल है। तो हमारी जो आकाशगंगा है तो आकाशगंगाओं के आकार ये सब हो सकता है। ठीक है, आकाशगंगा इस आकृति में हो सकता है, लेकिन जो हमारे आकाशगंगा है मंदाकिनी वो इस आकार का है। किस आकार का है? सर्पिल आकार का है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे परीक्षा में पूछा गया है कि हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी उसका आकार कैसा है? सर्पिल आकार है, सर्पिलाकार है। ठीक है, तो ये है आकाशगंगाओं का कुछ फोटो है, आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे तारे दिखाई दे रहे हैं। जो इसके भाग जो होता है सबसे जो चमकीला भाग होगा उसको हम लोग, हमारे जो आकाशगंगा है उसको ओरियन नेबुला कहते हैं। और इसका जो केंद्र वाला भाग है, दिखाई दे रहा है ना, ये केंद्र भाग है आकाशगंगा का, केंद्र है। इसे क्या कहेंगे बताइए? बल्ज कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? बल्ज कहेंगे। तो आज हम लोग आकाशगंगा तक अपनी बात। हाँ, एक और चीज है, अगर पूछा जाए कि तारों का नर्सरी किससे कहते हैं? तारों का नर्सरी, नर्सरी समझ में आ रहा है? नर्सरी क्लास नहीं, नर्सरी का मतलब क्या होता है? जहां पर किसी चीज का जन्म होता है। जैसे पौधों का नर्सरी होता है, जब आप कुछ पेड़ और पौधा लगाना होता है, फूल वूल, तब जाते हैं बागवानी में से खरीद के लाते हैं ना, जहाँ सब बहुत सारे छोटे छोटे रखे होते हैं। हाजीपुर में जाइए तो दिखता है ना, सब किनारे, रोड के किनारे बेचता है सब। तो वहां पर उस चीज को नर्सरी कहते हैं जहां से किस चीज का जन्म होता है। जैसे धान का खेती है तो उसके पहले हम लोग खेत में उसको डालते हैं, छोटा छोटा पौधा होता है, उसको उखाड़ते हैं, फिर दूसरी जगह लगाते हैं। तो जो पौधा पहले हम बीज छींट के उसको क्या करते हैं? पौधा छोटा छोटा करते हैं, तो उस चीज को नर्सरी बोला जाता है। तो ये तारों का नर्सरी जो होता है, अगर पूछे परीक्षा में तो इसको नेबुला को कहते हैं। ये उसको नेबुला को कहते हैं। तारों का नर्सरी कौन होता है? नेबुला, क्योंकि इसी से तारों का जन्म होता है। तो अब यहां तक आप जो पढ़े हैं, अब बताइए कुछ डाउट है तो उसको हम दूर किया जाए और फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग किया जाएगा। हम लोग कहाँ थे? ऊपर को समझा दिए थे, नेबुला पढ़े, आकाशगंगा पढ़े। इसमें जो हमारी आकाशगंगा है इसका आप लोग देख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। फिर आकार देख लीजिएगा, आकार लिख दिया गया। हमारे आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। ठीक है, एक पूर्ण चक्कर कितना में लगाता है? 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। कोई आपसे पूछे कि ब्रह्मांड वर्ष में कितना साल होता है, तो कितना होता है? क्योंकि इसी को तो ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, इसी को ना कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। तो ब्रह्मांड वर्ष में कितना होता है? 25 करोड़। ठीक है, और फिर हमारे एरियन नेबुला, हमारे जो आकाशगंगा है उसका एक सबसे बड़ा चमकीला भाग है। तो ये, हाँ, मिल्की वे, मिल्की वे दूध जैसा उसका जो चमक है ना, उसके लिए कहा जाता है। और फिर ये सब हम लोग देख लिए। उसके बाद ये देखे थे हम लोग, कुछ आपको फिगर दिखाया गया ताकि और अच्छा समझ में आए, क्लियर हो। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अब मिलते हैं। आज के लिए यहीं पे, थैंक यू।